सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी, मैं एक बार लेआउट बता देती हूँ। सबसे पहले आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं अपना बैकग्राउंड, अपनी जर्नी ये सब थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगी। अ, उसके बाद मैं स्पेसिफिकली एक पूरा स्ट्रैटेजी प्लान जो मैंने यूज़ किया था, वो बता दूँगी एंड पोस्ट दैट वी कैन टेक अप द क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी आप लोगों के होंगे। तो पहले अपन मेरी जो जर्नी है उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं एंड देन एंड में वी विल टेक देम अप। तो स्टार्टिंग विथ माय इंट्रोडक्शन, एज़ यू ऑल नो माय नेम इज़ आराधना चौहान और इस साल यूपीएससी सीएसई 2023 जो था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 251 आई है एंड मेरा 4th अटेम्प्ट था ये। अबाउट माय बैकग्राउंड, मैं मध्य प्रदेश में ही रहती हूँ सिंस माय चाइल्डहुड, आई वाज़ बोर्न हियर। मेरा एजुकेशन इंदौर से हुआ है। आई एम करंटली सेटल्ड इन इंदौर और मैंने जेईई क्लियर करके एनआईटी भोपाल से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था 2019 में। उसके बाद फॉर अ ईयर मैंने आईटी सेक्टर में काम भी किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड सिंस 2020 में प्रिपेयर कर रही थी एंड कमिंग टू माय जर्नी ऑफ यूपीएससी, कैसे 2020 से 2024 में ये सिलेक्शन आया है। तो 2020 के जून में मैंने जॉब छोड़ा था। उसके बाद उस साल कोविड के वजह से एग्ज़ाम डिलेड था, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तभी दे दिया था एक्सपीरियंस के लिए, विच आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ कोर्स। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी निकला था, मेंस भी निकला था, मैंने इंटरव्यू दिया था, बट आई मिस्ड बाय सम मार्क्स क्योंकि मैं मेंस रेडी नहीं थी। सो दैट इज़ वन थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दी सेशन कि मेंस रेडी होना कितना इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में। उसके बाद इन माय थर्ड अटेम्प्ट फाइनल रिजल्ट आया सेकेंड अटेम्प्ट का और उसके बाद 5 डेज में नेक्स्ट प्रीलिम्स था। तो आई क्लियर्ड द जीएस बाय मतलब मेरा 108 स्कोर था, बट सीसैट में आई मिस्ड बाय सम मार्क्स। तो अगेन दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग कि एक बार इंटरव्यू तक जाने के बाद आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो। देन केम द फाइनल अटेम्प्ट, जो ये वाला था जिसमें मैंने पूरा जो थर्ड ईयर जिसमें मैंने क्लियर नहीं किया था, मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया एंड हेंस फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली आई मेड इट। और जो मेरे दोनों मेंस थे उसमें मेरा इंक्रीज ऑफ मार्क्स 112 मार्क्स का था। तो स्पेसिफिकली मैं वो मेंस का डिस्कशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड अबाउट ऑल ऑफ दिस आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, बट इट्स अल्टीमेटली योर ओन जर्नी। सबके लिए एक डिफरेंट एग्जाम है, सबके लिए डिफरेंट स्ट्रगल्स होते हैं एंड सबका जर्नी डिफरेंट होता है, सबका पाथ डिफरेंट होता है। तो यू कैन टेक क्यूज फ्रॉम माई जर्नी, बट अल्टीमेटली इट्स योर जर्नी, योर स्ट्रैटेजी। इसलिए हम एंड में क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। नाउ कमिंग टू दी मेन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था, तो आई विल गो बाय द अप्रोच ऑफ फर्स्ट टेलिंग अबाउट हाउ आई डिड माय प्रीलिम्स, देन हाउ आई डिड माय मेंस एंड देन माय इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अभी फर्स्टली विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स। तो सबसे पहले तो अभी 16 डेज में ही प्रीलिम्स है। आई एम श्योर जिनका प्रीलिम्स होगा उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा, मोस्टली देयर विल बी पीपल जो थोड़े बिगिनर्स होंगे। So about prelims, what I did was there are a few things which you have to keep in mind. First is पूरा static एकदम properly covered होना चाहिए, because prelims का strategy कितना भी change हो जाए, paper कितना भी change हो जाए, ultimately it's the static which matters the most. जो पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, बिकॉज इनमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम होता है। तो दिस यू मस्ट डू वेरी प्रॉपरली। इन बुक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉपरली रीडिंग होनी ही चाहिए, जो भी इसके आपके सोर्सेज हैं। सेकेंड थिंग इज PYQs, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एट एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन दे विल टेल यू कि आपको किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि PYQs को देखते देखते हम समझें कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। एंड अल्टीमेटली इवन जो ये वाला फेज होता है जब हम सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब ये PYQs बहुत हैंडी होते हैं टू मेक यू अकस्टम टू द पेपर। तो इसीलिए PYQs यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड थर्ड इज दी मॉक पेपर्स जो हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। नाउ व्हाट टेस्ट सीरीज आई ज्वाइंड, तो मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज यूज़ की हैं इन द 4 years जर्नी, तो आई वोंट सजेस्ट एनी वन, बट ऑलमोस्ट सारी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती हैं। वट
आई यूज्ड टू डू वाज़ मैंने सेक्शनल टेस्ट्स भी बहुत दिए हैं अपार्ट फ्रॉम द फुल लेंथ टेस्ट जो मैं देती थी। तो वो सेक्शनल टेस्ट से अपना कंटेंट बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो गेट इनटू द मोड ऑफ प्रैक्टिसिंग दोज़ एमसीक्यूज़ एंड फिनिशिंग द पेपर इन टाइम, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मॉक टेस्ट्स भी बहुत सारे दें, क्योंकि वही हैं अल्टीमेटली विच विल मेक अस अंडरस्टैंड द एग्जाम का पूरा अप्रोच। इसके बाद एक डाउट जो बहुत मेजरली आता है प्रीलिम्स के टाइम पे, विच इज़ कि पेपर बहुत चेंज हो रहा है, तो करंट अफेयर्स पे कितना फोकस करना है। तो ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट। आई टेल यू व्हाट आई डिड। मैं डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ती थी विच वाज इंडियन एक्सप्रेस, एंड दिस आई हैव बीन डूइंग सिंस द लास्ट 3 years। प्रीलिम्स के टाइम पे थोड़ा सा मैं कट आउट कर देती थी, बिकॉज ये लास्ट 2 महीने जो होते हैं तब का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है करंट अफेयर्स। तो मैं पीटी 365 इस पीरियड में पढ़ती थी, वो भी स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए सिलेक्टिवली, जैसे साइंस एंड टेक का पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं सिलेक्टिवली बहुत अच्छे से रीड कर लेती थी। बट करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था कि स्टैटिक को लाइट लेके हम करंट अफेयर्स कर लें, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द स्टैटिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको बहुत प्रॉपरली करना है। वन थिंग विच इज बीइंग आस्क्ड इज PYQs कैसे एनालाइज करने हैं। तो सी, at every stage of the examination, once you start you'll understand, ये तो है ही। बट मैं जब अपने अप्रोच के हिसाब से बताऊं, तो आप एक एक संडे लेके एक एक पेपर लेके बैठिए और उसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, बिकॉज एक तो वो टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं उससे आपको समझ आएगा कौन से सब्जेक्ट प्रॉपरली पढ़ने हैं, कौन से एरियाज कवर करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी है। तो वो जब आप बार बार पेपर्स को रीड करेंगे ना, आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी पेपर्स की, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पेपर। उसके अलावा PYQ से येस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एंड PYQs के जो ऑप्शंस होते हैं दे ऑल्सो समटाइम्स कम्स एज अ क्वेश्चन इन अनदर ईयर। तो अपार्ट फ्रॉम एनालाइजिंग द क्वेश्चंस, यू ऑल्सो हैव टू एनालाइज द जो उसके ऑप्शंस होते हैं सारे, बिकॉज दे आर पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से PYQ को एनालाइज करना है। बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से एरियाज से पूछे जा रहे हैं। प्लस करते करते एक हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द UPSC का एग्जाम का पैटर्न वो आपको समझ में आने लगेगा। तो इस तरीके से ये प्रिपेयर करना है। ये मेरा पूरा प्रीलिम्स का ब्रॉड स्ट्रैटेजी था विच आई टोल्ड यू। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज PYQs, एंड थर्ड इज द मॉक्स। इसके अलावा अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, वेल सोर्सेज आर अवेलेबल एवरीवेयर, बट मैं अपने सोर्सेज बहुत क्विकली बता देती हूँ। एक तो मैंने मेंशन भी कर रखा है मुदित सर के ब्लॉग पे, जहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे मेरे सारे सोर्सेज मेंशन है, बट आई स्टिल स्पीक इट आउट। एक एंशिएंट मिडाइवल, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने NCERTs यूज़ की हैं, 6th-7th की NCERT, 11th-12th की NCERT, ये बहुत प्रॉपरली रीड किया है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने थोड़े बहुत विजन IAS के नोट्स रेफर किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो डिड रीड सिलेक्टिवली फ्रॉम CCRT का जो गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है, उस पे से पेंटिंग से रिलेटेड, डांसेस, म्यूजिक जो भी है उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा रीडिंग कर लिया था। देन कमिंग टू पॉलिटी, ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉलिटी इज वन सब्जेक्ट जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो होते हैं, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो PYQs होते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बिकॉज लक्ष्मीकांत में से तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही हैं, बट वंस यू अंडरस्टैंड जो साइड टॉपिक्स होते हैं, जैसे बेल अगर इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में है, तो पेरोल वगैरह जैसी चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ें जब आप टेस्ट में एक बार रीड कर लेते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन में रीड कर लेते हैं, दे स्टिक टू योर माइंड। तो उस तरीके की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आई डिड 11th-12th की NCERT बहुत प्रॉपरली। उसके अलावा मैंने GC लियोंग पढ़ी थी बहुत अच्छे से, और मैपिंग के लिए मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल्स का यूज़ किया था, तो आप कुछ भी मैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अपार्ट फ्रॉम दैट साइंस एंड टेक, PT 365 इज़ वेरी गुड। तो वहाँ से आप स्पेसिफिक एरियाज जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे नैनोटेक, बायोटेक, इनके थोड़े बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये सब आप कर सकते हैं। देन कमिंग टू एनवायरमेंट, मैंने PMF IAS के नोट्स को यूज़ किया था, और 12th की एक NCERT होती है बायोलॉजी की, जिसके लास्ट 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने रीड किए थे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई चोज स्पेक्ट्रम, उसी को मैंने प्रॉपरली रीड किया था, स्पेसिफिकली जो पीछे के सेक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 500 आई थिंक, और पीछे जो उसकी अपेंडाइसेस होते हैं, तो वो मैंने बहुत अच्छे से रीड किए थे। तो दिस वाज माय होल ब्रॉड प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। नाउ आई विल टॉक अबाउट माय मेंस का स्ट्रैटेजी, हाउ आई इंक्रीज्ड माय स्कोर फ्रॉम 701 टू 813 इन दिस मेंस, व्हिच हेल्प्ड मी गेट इनटू द रैंक लिस्ट।
तो मेंस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले है वो है आंसर राइटिंग, विच वी मे बी टेन टू इग्नोर बिफोर स्टार्टिंग। हम जब स्टार्ट करते हैं हमें लग रहा होता है बहुत सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट आंसर राइटिंग के बिना ये एग्जाम निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लिखना आता हो, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। वेन आई रोड माई फर्स्ट आंसर और माई फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट, मैं 20 में से सिर्फ 10 to 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती थी, बट ओवर टाइम जब मैंने फाइनली प्रीलिम्स मेंस का एग्जाम दिया, मेरे सारे पेपर्स 2-3 मिनट्स पहले ही कंप्लीट हो जाते थे। तो दैट इज व्हाट आंसर राइटिंग विल इंट्रोड्यूस यू टू। तो वो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द पेपर्स, मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। सबसे पहले ऐसे के लिए व्हाट आई डिड, ऐसे में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट मेंस में 126 मार्क्स थे, सेकंड मेंस में 121 मार्क्स थे, एंड ऐसे के लिए व्हाट आई डिड वाज, एक चीज विच स्टक टू माई माइंड वाज ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देयर आर सम पीपल जिनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत फ्लो में लिख पाते हैं, बट नॉट एवरी वन कैन डू दैट। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका ऐसे स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर्ड होगा तो यू विल बी एबल टू राइट बेटर। ओके, तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करो टॉपिक सेलेक्ट करके, 15-20 मिनट्स में डिसाइड कर लो कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके ऐसे का। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। एंड वाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर एनेक्डोट्स। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होना चाहिए और उनकी लिंक क्या होनी चाहिए। अब एनेक्डोट्स में आप कोई भी स्टोरीज यूज कर सकते हो, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम हुआ था, उसको मैंने किसी तो मेरे मेंस के पेपर में यूज किया था। Then there are stories from lives of Gandhi ji, from various people that we read in ethics, that we read in our optional subjects, that we see in our everyday lives. अब्दुल कलाम जी की स्टोरी होती है जो उनका जो जर्नी था, तो उस तरीके की चीज़ें आप स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो उस तरीके के एनेक्डोट्स यूज़ करके, और फिर स्ट्रक्चरिंग की व्हाट, व्हाई, हाउ, देन एक होता है कि कंक्लूजन के पहले आप एक सजेशंस तरीके का दे दो। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में जब आप लिखेंगे ना, सामने वाले के लिए पढ़ना ईज़ी हो जाएगा, एंड इट विल बी बेटर। एक चीज़ बहुत हो रही है कि आजकल फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उनमें लिखना इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल। अगेन स्ट्रक्चर्ड अगर होगा तो आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे, तो ऐसे में स्ट्रक्चरिंग इज द कोर ऑफ इट अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सारी चीज़ें आप ऑन द वे फिगर आउट कर लेते हैं लिखते लिखते। सेकेंड पेपर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इज GS1। तो GS1 में ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एज यू ऑल नो, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होता है, सोसाइटी भी पढ़ना होता है। तो सिलेबस नेवर एंडिंग सा नजर आता है, बट इट बिकम्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ यू हैव द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, ऑफ यूजिंग एग्जाम्पल्स। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। ज्योग्राफी में अगर आपने कहीं पे मैप बना दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री आपने कहीं पे मैप बना दिया, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से आपके आंसर को एनहांस कर देती है। एंड मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि एक स्टैटिक रीडिंग के बाद जब आप लिखना शुरू करते हो, तो आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो कि सामने वाले के लिए ईजी हो जाए उसको समझना। तो ये सारी चीज़ें यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन इन योर आंसर्स विच विल हेल्प यू इंक्रीज योर स्कोर इन GS1। सेकेंड इज योर GS2, जो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। आई टॉक अबाउट माई सोर्सेज। GS2 में पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत तो पढ़ी ही थी, गवर्नेंस के लिए मैंने विजन IAS के नोट्स यूज किए थे विच आर वेरी गुड। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे और उनको मैं करंट अफेयर्स से अपडेट करती रहती थी। तो यू कैन हैव योर नोट्स ऑफ कमिंग टू एवरी कंट्री विच इज इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थोड़े नोट्स बना लिए और उन्हीं को अपडेट करते रहो। जो पुरानी चीजें हैं वो कभी चेंज नहीं होगी, डॉक्ट्रिन्स कभी चेंज नहीं होंगी। एंड GS2 अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। मेरे फर्स्ट मेंस में भी 106 थे, अभी मेरे 116 मार्क्स हैं। तो GS2 इज समथिंग जिसमें आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी की है। तो थिंग्स विच बिकम इम्पोर्टेंट हियर आर, सबसे पहले केस लॉज जो है वो मेंशन करने होते हैं। अगर आप जैसे सबरीमाला का केस जो है वो मेंशन कर दिया, ट्रिपल तलाक का केस मेंशन कर दिया, ये सारी चीजें विल ऑलवेज एनहांस योर आंसर्स। ओके, तो आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, कमिंग टू द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो जो रेलेवेंट टॉपिक्स है न्यूज में, जैसे ED वॉज इन न्यूज दिस ईयर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे और उनके मॉडल आंसर्स में उनको एनहांस करने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए चीजें भी मिल जाएगी।
तो हियर आई विल से कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके थ्रू बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। इवन गवर्नेंस में देयर आर सर्टेन मॉडल्स, आपने अगर कोई स्कीम मेंशन कर दी, आपने अगर सेवोत्तम मॉडल जैसी कोई चीज मेंशन कर दी, नेचुरली आपका एक नंबर आंसर में बढ़ जाता है एंड दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू स्कोर मोर इन GS2। नाउ कमिंग टू GS3, मैंने शायद प्रीलिम्स में CSAT मिस कर दिया था, आई टेक दैट आफ्टर माय मेंस का स्ट्रेटजी। GS3 में अगेन देयर आर मेनी सेक्शंस। मेरे फर्स्ट मेंस में 74 मार्क्स थे, सेकंड में आई गॉट 93 मार्क्स। तो टॉकिंग अबाउट हाउ आई इम्प्रूव्ड इन दिस, one thing was mains 365. This is true for GS1, GS2, GS3 all papers. Mains 365 से आपको बहुत सारा स्टैटिक कंटेंट भी मिलता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दी इंफॉर्मेशन जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, बट मेंस 365 में जो 1 पेजर नोट्स होते हैं ना, वो आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को भी बहुत स्ट्रेंथन कर देते हैं। तो प्री और मेंस के बीच में मेंस 365 रीड करना आई वुड से इज अ मस्ट, नॉट कवर टू कवर बट सिलेक्टिवली तो रीड करनी ही चाहिए। एंड PYQs देख के आप एनालाइज कर सकते हो कि किस किस चीज के लिए करनी है। तो दिस इज समथिंग यू शुड डू। ओके, सोर्सेज मैं बता देती हूँ। एनवायरमेंट के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स यूज किए थे बिकॉज लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं सिर्फ नोट्स क्विकली ग्लांस कर देती थी और उसमें उन्होंने मेंशन भी किया कि प्रीलिम्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, मेंस के लिए कौन से हैं, तो यू कैन गो बाय दैट अप्रोच। और वो एक बार आप रीड कर लोगे तो सेकेंड रीडिंग इज क्विकर एंड ईजियर फॉर दैट, तो यू कैन गो फॉर दैट। एग्रीकल्चर के लिए आई यूज द सेम, प्लस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स, दे आर वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, एंड टू एंड कवर हो जाता है उससे। थर्ड इज साइंस एंड टेक, उसके लिए आई यूज मेंस 365 एंड नथिंग एल्स, उससे मेरा साइंस एंड टेक ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता था। देन एनवायरमेंट के लिए जो मैंने प्रीलिम्स में PMF वगैरह यूज किया था वही मैंने यूज किया था। देन इंटरनल सिक्योरिटी इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें अगेन एक तो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे सिलेबस से टॉपिक्स लेके, उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी बहुत अच्छे से, एंड सेल्फ मेड नोट्स के साथ मेंस 365 से मैंने उसको अपडेट करती गई थी। बिकॉज कोई नया ड्रोन आ रहा है, कोई नया रिलीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत एनहांस कर देती है आपके आंसर को। कोई रिपोर्ट आ गई तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। एंड यही सारे सोर्सेज हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो GS3 में बहुत इंपॉर्टेंट होती है इज द डेटा शीट्स। जितना आप डेटा मेंशन करोगे, जितना आप गवर्नमेंट के गोल्स मेंशन करोगे, बजट में से उठा लो, एनवायरमेंट से रिलेटेड पंचामृत गोल्स हैं, देन देर इज यू नो एनी गोल की हमें 2027 तक $5 ट्रिलियन होना है, ये सारी चीज़ें आपको याद होने लगेगी, आप आंसर में यूज करने लगोगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। कमिंग टू GS4 के लिए मैंने फोरम IAS की रेड बुक रीड की थी पूरी, उससे मैंने सेल्फ नोट्स बना लिए थे बहुत शॉर्ट में, एंड देन आई केप्ट अपडेटिंग देम विद एग्जांपल्स बिकॉज एग्जांपल्स इज समथिंग विच विल फेच यू मार्क्स हियर। मैंने 99 से 114 इंक्रीज किया था मार्क्स GS4 में, अगेन दैट वाज बाय यूजिंग दिस। अब कमिंग टू द डाउट्स विच आर बीइंग आस्क्ड कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है एंड किस तरीके से मेन स्पेसिफिक चीज़ें प्रिपेयर करनी है, तो मैं थोड़ा सा इसके बाद वो डिस्कस कर देती हूँ कि सी आंसर राइटिंग यू विल हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर बेसिक नॉलेज का रीडिंग, है ना। NCERTs अगर आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत स्टैटिक बुक्स आपने रीड कर लिया है, नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मूव टू आंसर राइटिंग, उसके बिना कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप PYQs उठाइए, उनको लिखना शुरू कीजिए अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे हैं, राइट। सेकेंड इज कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है, एंड से इफ यू बाय एनी टेस्ट सीरीज, अगर आप वो प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पा रहे हैं, यू टेक दीज काइंड ऑफ जो मार्केट में अवेलेबल होती है ना कि पूरे ईयर की सेक्शनल टेस्ट की टेस्ट सीरीज हैं, वो ले ली और उनको आप रीड करना शुरू कीजिए, उनमें से अपना कंटेंट अपडेट कीजिए, तो यू विल गेट मेनी गुड थिंग्स फ्रॉम देयर। आपको केस लॉज मिल जाएंगे, आपको डेटा शीट्स मिल जाएंगी, यू नो गेट द गोल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से एनहांस कर पाएंगे अपने मटेरियल में। तो वंस यू फिनिश योर बेसिक रीडिंग, उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू कर दो, और आंसर राइटिंग को इस तरीके से मत लो कि मुझे बेस्ट आंसर लिखना है, व्यू इट एज एवरी आंसर जो मैंने लिखा है उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ओके, तो मैंने कोई आंसर लिखा है, मैंने उसका मॉडल आंसर रीड किया या मैंने उसके बारे में रिसर्च किया कि किस तरीके से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, और उसको मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया। नाउ आई पर्टिकुलरली हैड 4 नोटबुक्स फॉर GS1, GS2, GS3, GS4, जो मेरी मेंस नोटबुक्स थी सिर्फ, जिसमें मैं टेस्ट्स के थ्रू सारी चीजें ऐड कर लेती थी।
तो दिस इज समथिंग यू कैन डू। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। आई एम नॉट श्योर इफ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर्स एज वेल, बट काफ़ी अच्छा अप्रोच होता है बिकॉज आप बहुत सारे टेस्ट लिख रहे होते हो, बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट कर रहे होते हो जो अपने नोट्स में प्रॉपरली आप ऐड नहीं कर सकते। तो आई यूज टू मेक दी स्पेसिफिक नोटबुक्स और इन्हीं को मैं एंड में एज माई लास्ट मोमेंट नोट्स भी यूज करती थी। सो दिस इज समथिंग यू कैन यूज फॉर योर मीन्स। देन आई कम टू माई सोशियोलॉजी प्रिपरेशन। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। देयर इज वन क्वेश्चन कि ऑप्शनल कैसे चूज करना होता है, तो आई वुड से कि इट कम्स फ्रॉम योर इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले तो आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आप खुद से एनालाइज कर सकते हो। बट एकदम बिगिनर जब होते हैं और अगर से आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी नहीं है, जैसे मेरा नहीं था, तो यू कैन लुक फॉर सर्टेन थिंग्स लाइक आपका ईज ऑफ एक्सेस कैसा है सिलेबस के लिए, आपको सिलेबस समझ कितना आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको कैसे लग रहा है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो जैसे मेरे लिए सोशियोलॉजी में मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने खुद से ही पूरा प्रिपरेशन किया था एंड इवन द होल प्रिपरेशन आई वुड से इन अ वे मैंने खुद से ही किया था। तो यहाँ पे मैंने जो चूज किया था वो ये था कि छोटा सिलेबस है, इजीली मटेरियल अवेलेबल है, स्टैंडर्ड बुक्स मुझे पता है एंड आंसर राइटिंग में ईज रहेगा, टेस्ट सीरीज अच्छे से मिल जाएगी। तो ये सब सोच के मैंने सोशियोलॉजी चूज किया था। स्पेसिफिकली छोटा सिलेबस भी था तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी हुई नहीं। एंड सोशियोलॉजी एक्चुअली हेल्प मी गेन दिस रैंक बिकॉज मेरे इस बार मार्क्स 280 हैं उसमें, विच हेल्प मी इंक्रीज माई मेन स्कोर एज वेल। सोशियोलॉजी के आई डोंट नो इफ देर आर मेनी स्टूडेंट्स हियर, बट मैं अगर अपने सोर्सेज की बात करूं तो मैंने सिर्फ एक बेसिक सोर्स रेफर किया था, दैट वाज नितिन सांगवा सर की जो बुक है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने उसका फर्स्ट एडिशन पहले पढ़ा था, उसके बाद उसको मैंने अपडेट किया था सेकेंड एडिशन से और खुद के नोट्स बना लिए थे। और उसके बाद मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज यूज़ की हैं। मैंने प्रणय सर की आईएएस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज ली थी, फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज मैंने 22 के अटेम्प्ट में ली थी, और ये वाले फाइनल अटेम्प्ट में मैंने लेवल अप के क्रैश कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज ली थी। और इन तीनों से मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन मिलता था वो मैं इसमें ऐड कर लेती थी। नाउ वन वेरी स्पेसिफिक थिंग अबाउट सोशियोलॉजी, और एक मिस्टेक जो है, जो एक बहुत बड़ी मिथ होती है कि बहुत सारे थिंकर्स लिखने हैं, विच आई डिड इन माई फर्स्ट मेन्स, विच डिड नॉट हेल्प मी गेन एनी मार्क्स। तो मैंने इस मेन्स में ये चीज़ सीखी थी कि rather than writing more thinkers you have to write their ideas. okay, thinkers important नहीं है, आपका हर पॉइंट थिंकर होना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है उस आंसर के लिए। थिंकर्स आप नहीं भी लिखोगे या फिर एक आध भी लिख दोगे, इट्स मोर देन इनफ। So that is something I did in this means. The basic idea is the answer should be readable and easy to understand for the evaluator. That's it. तो ये मेरा सोशियोलॉजी का अप्रोच था। टेस्ट सीरीज मैंने कौन सी यूज़ की थी, तो मैंने हर अटेम्प्ट में अलग अलग यूज़ की थी। जब मैंने बेसिक बिगिनिंग की थी तब मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज यूज़ की थी मेंस के लिए। एंड उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने एड सारथी का लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, विच रियली हेल्प मी इन इम्प्रूविंग माई कॉन्टेंट। दैट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोग्राम एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। वो मैंने यूज़ किया था। और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज ली थी, विच आई टोटली एंडोर्स बिकॉज वहाँ के मेंटर्स बहुत अच्छे हैं एंड टेस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इवेल्युएशन बहुत अच्छा होता है। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट टेस्ट सीरीज। एंड इफ देर इज समवन, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु डू नॉट वांट टू टेक टेस्ट सीरीज, आई वुड सजेस्ट, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे हैं, डू बाय द टेस्ट सीरीज के बुक्स जो मॉड्यूल्स होते हैं, एंड डू write the tests खुद से। and even if you are not able to write, at least read the tests। कंटेंट बिल्डिंग वहीं से होगी और कहीं से नहीं होगी, बिकॉज कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो मेंस रेडी नहीं करती हैं आपको। दे विल ओनली गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको वैल्यू एडिशन हमेशा करना ही होगा, उसके लिए यू विल हैव टू राइट द टेस्ट और एटलीस्ट रीड द टेस्ट। तो ये डेफिनेटली करना ही है, ठीक है। कमिंग टू अ डाउट कि करंट अफेयर्स कैसे करना है, आई स्पेसिफिकली डिड नॉट गो फॉर एनी ह्यूज मटेरियल फॉर करंट अफेयर्स। मैं डेली एक न्यूज़पेपर रीड करती थी, कभी कभी स्किप भी होता है, इट्स वेरी नेचुरल। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाओ, डेली रीड करो, पेरिफेरल नॉलेज बिल्ड होगा। सेकेंड इज कंपाइलेशंस, जो ईयरली कंपाइलेशंस होते थे। मंथली मैं ट्राई करती थी, पूरा नहीं कंप्लीट कर पाती थी, बट आई ट्राइड टू, ताकि एंड में ज़्यादा लोड ना आए। बट जो एंड ऑफ द ईयर कंपाइलेशंस होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
उनको आप, जैसे पीटी 365 है और मेंस 365 है, उनको आप डेफिनेटली सिलेक्टिवली तो एटलीस्ट रीड कीजिए ही कीजिए, बिकॉज उनमें से काफ़ी कुछ फॉल कर जाता है पेपर में। तो दैट इज समथिंग यू शुड गो फॉर। और काफ़ी सारी जगहों पे इंपॉर्टेंट एरियाज उनके बता दिए जाते हैं, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट एरियाज है इस साल के लिए, सो यू कैन गो फॉर दैट। उसके थ्रू आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। Now coming to the CSAT part, which I missed earlier, it's something which is becoming very difficult every year. Please don't ignore it. मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू होने के बाद थर्ड अटेम्प्ट में CSAT नहीं निकला था, एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। तो इवन इफ यू आर फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड, डू प्रैक्टिस CSAT, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू आर एबल टू सॉल्व द पेपर। तो वो 2 घंटे के एनवायरमेंट में आप किस तरीके से एनालाइज कर पा रहे हो। जैसे समटाइम्स दिस कॉम्प्रिहेंशन इज ईजियर, राइट? तो आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आई मेड अ स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ विच वॉज कि स्टार्टिंग के 50 to 60 मिनट्स मैं लाइन से पेपर सॉल्व करती थी, ताकि मुझे समझ आ जाए कि कॉम्प्रिहेंशन ईजी है या मैथ्स ईजी है। जो भी मुझे ईजी लगता था वो सेक्शन आई यूज टू अटेम्प्ट पहले, ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। अगर मैं मैथ्स में फंस गई और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस मैंने मिस कर दिए, दैट इज समथिंग विच विल पुश मी आउट ऑफ द प्रीलिम्स का रिजल्ट, राइट? तो यू डोंट हैव टू डू दैट। यू हैव टू मेक श्योर कि कौन सा सेक्शन ईजी है, कौन से क्वेश्चंस ईजी हैं, वो मैं पहले अटेम्प्ट कर दूं, ताकि मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एटलीस्ट बढ़ जाए और मेरा 66 तो आ जाए। तो इसीलिए CSAT पे बहुत ध्यान देना है। एंड CSAT के लिए कोई टेस्ट सीरीज इज नॉट एज गुड एज यूपीएससी के पेपर्स। जस्ट डू द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको लेके बैठो, उनमें क्या क्या पूछा जा रहा है उसी को करो, और उसी से आपके एक्चुअल क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व होंगे। देयर इज नो अदर वे आउट। बाकी सारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, डुएबल होते हैं। गो फॉर द पीवाईक्यू डिस्कशंस जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे CSAT के लिए, उन्हीं को प्रिपेयर करो। एंड please don't take it lightly. That's all I have to say about CSAT. Okay, now coming to the interview preparation, not the best person to ask about it. फर्स्ट इंटरव्यू में 165 था, सेकंड इंटरव्यू में 157 है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंडोर्स करती हूँ कि मेंस इतना अच्छे से करो कि इंटरव्यू पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, बिकॉज इंटरव्यू इज अबाउट द डे, अ लॉट अबाउट इट। तो डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। दैट विल हेल्प यू एनहांस योर पर्सनैलिटी। बहुत सारी चीज़ें आप उस प्रिपरेशन में सीखोगे, क्योंकि आप अपना डाफ लिखोगे, यू विल गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ, यू विल enjoy the preparation phase of interview, क्योंकि you will be in peer discussions with people, you will make good peer groups there. तो वो सब बहुत अच्छी चीज़ है इंटरव्यू में, बट डोंट रिलाई ऑन इट कम्प्लीटली। मीन्स रेडी रहो, एंड इंटरव्यू फेज के लिए देन यू कैन गो फॉर preparing your DAF very properly, going into peer discussions, practicing speaking before the mirror. ये सारी चीज़ें आप तब कर सकते हैं। Then so this was my overall journey and my overall strategy. मैं questions ले लूँगी, but उसके पहले मैं सिर्फ एक बार एक timeline बताना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोगों का ना डाउट होता है, स्पेसिफिकली द पीपल हु आर बिगिनर्स, कि किस तरीके से शुरू करें। तो मैं उसके लिए सिर्फ एक बहुत ही ब्रीफली ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ना हैव योर थिंग्स सॉर्टेड, क्लैरिटी ऑफ माइंड की मुझे करना ही है, ठीक है। सेकेंड इज हैव अ स्ट्रैटेजी इन माइंड, however small, however bad it may be, just have a plan in your mind कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ें फिनिश करनी है। You'll definitely refine it over time, but एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इतने इतने टाइम में ये चीज़ें कंप्लीट करने का सोच के रखना है, राइट? सो डू दैट एंड गो फॉर दिस थिंग कि मैंने सोर्सेज डिसाइड कर लिए, मैंने एक बार एक बेसिक रीडिंग लगा ली, उसके बाद मैं ऑप्शनल की भी एक बेसिक रीडिंग लगाने के बाद मेंस रेडी हो जाऊं। प्रीलिम्स के लिए ना जनवरी से मई जून तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तब आप वही करोगे, तब आप और कुछ नहीं पढ़ोगे मेंस से रिलेटेड। तो आई वुड से ये जो पूरा जून से लेके दिसंबर तक का पीरियड होता है, फॉर एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने मेंस दिया है, आप एकदम बिगिनर हैं, गो फॉर द मेंस प्रिपरेशन। Once you are done with the basic reading, go for the mains preparation, go for answer writing, whether it be optional, whether it be GS. आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करते रहो, अपना कंटेंट उसी के थ्रू बिल्ड करते रहो। तो ये पूरे फेज में वो कर लो, एंड जनवरी से जो पूरा मई जून तक का फेज है उसमें सिर्फ प्रीलिम्स करो, जब भी आपको प्रीलिम्स देना है। ओके, सो दिस इज समथिंग, दिस इज द टाइमलाइन दैट यू शुड बी फॉलोइंग इफ यू आर अ बिगिनर, एकदम बिगिनर। नाउ आई विल टेक द questions which are being asked.
चैट में जाके I'll see कौन सा अटेम्प्ट था मेरा. तो दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट एज आई डिस्कस्ड ऑलरेडी. मोटिवेशन कहाँ से मिला था? तो सी अबाउट मोटिवेशन आई हैव हैड दिस वन आइडिया ऑलवेज कि मोटिवेशन थोड़ा सा ओवररेटेड है. ओके, इट्स द डिसिप्लिन विच मैटर्स. तो मोटिवेशन ना आपको टेबल पे लाके बिठा देगा, बट it's ultimately your discipline which will make you read for that long hours. ठीक है, तो have your plan ready. ठीक है, मेरे डेली गोल्स हैं, मेरे वीकली गोल्स हैं, मेरे मंथली गोल्स हैं, वो डिसाइडेड होने चाहिए. और ऑफ कोर्स आप कभी कभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, दैट्स ओनली ह्यूमन, दैट्स ओनली नेचुरल, बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव दैट बूस्ट ऑफ फिनिशिंग अ गोल. एक बार आप कोई भी गोल फिनिश करोगे ना, यू विल फील वेरी पॉजिटिव आफ्टर दैट. तो आई वुड सजेस्ट कि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है हमें कि गोल्स रेडी होने चाहिए. ठीक है, वहीं से मोटिवेशन आएगा. एक बार आप प्रॉपरली करने लगोगे ना, सेकेंड टाइम आपको नेचुरली वो मोटिवेशन आएगा कि हाँ हाँ आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट थिंग. तो दैट वॉज माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन. वॉज देयर एनी प्लान बी इज अनदर क्वेश्चन. तो सी, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक प्रिपेयर सिर्फ फॉर द एग्जामिनेशन. डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. अगर आप यूपीएससी में घुसे हो, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ योर एनर्जी. तो आप सिर्फ उसी आइडिया को रखो कि मुझे अभी सिर्फ प्रिपेयर करना है. वंस यू आर श्योर कि यार हाँ मैंने अब कर लिया है इनफ प्रिपरेशन, आई एम रेडी विथ वट एवर आई कुड हैव डन, उसके बाद यू कैन गो फॉर योर प्लान बी एंड डू इट अलॉन्ग साइड. मैंने भी कैट दे दिया था, मैंने मास्टर स्टार्ट कर दिया था, आई टुक मैनी प्लान बी ऑप्शंस, आई इवन कन्वर्टेड IIM, बट देन अल्टीमेटली मुझे ये भी मिल गया. तो प्लान बी, बट ओनली आफ्टर यू आर श्योर यू हैव गिवन योर बेस्ट टू इट. ओके, then PYQs कैसे एनालाइज करने हैं, आई ऑलरेडी मेंशन दैट, बट अगेन आई टेल यू कि प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस एनालाइज करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, यूपीएससी किस तरीके से पूछ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है वो समझो, एंड ऑप्शंस को भी एनालाइज करो. ये समझो कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करो, प्लस क्वेश्चंस की को किस तरीके से वो पूछ रहे हैं, और उन्हीं के साथ आप उस ट्रिक्स को फिर नेक्स्ट पेपर्स में अप्लाई करने की भी कोशिश करो. आई वोंट कॉल देम ट्रिक्स ऑल्सो, इट्स जस्ट अ वे ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग. जब आपको समझ आ जाता है कि ये चीज जो दिख रही है ना, ये नेचुरली गलती होगी, तो ये जब आप पेपर्स करते रहोगे ना, ये आप अपने आप बिल्ड कर लोगे. बट फॉर बिल्डिंग दैट एक्यूमेन ऑफ सॉल्विंग द पेपर, आपको बहुत सारे पेपर्स देने पड़ेंगे. दैट्स द ओनली वे आउट. ठीक है, तो उस तरीके से एनालाइज करना है. Then main specific notes कैसे बनाने हैं, this is a question which I already discussed, but I'll again tell. मैंने GS1, GS2, GS3 अलग अलग नोटबुक्स बना ली थी, जिसमें मैं अपना जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भूल जाती थी उसको लिख लेती थी, या फिर जो मैं टेस्ट से वैल्यू एडिशन करती थी वो टॉपिक्स में लिख लेती थी. कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे केस लॉस हैं वो मैं लिख लेती थी. कोई इंपॉर्टेंट डेटा है जो मुझे मेंस 365 से मिला है, मैं वो लिख लेती थी. कुछ गोल्स हैं, मैंने हर चीज़ के स्पेसिफिक छोटे छोटे नोट्स बना के रख लिए थे, बट ऑल दिस ओनली बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. तभी मैंने ये सारा काम किया था. या फिर आप जब सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब आप ये कर सकते हो, तो वो मेन स्पेसिफिक नोट्स आप बना सकते हो. वन थिंग विच ऑल्सो कैन बी डन इज सिलेबस लेके बैठो, सिलेबस के हर टॉपिक को चेक कर लो कि आपने कवर किया है कि नहीं. कहीं पे मेंशन कर लो कि ये टॉपिक मैंने यहाँ से रीड किया है, और बिकॉज यू कांट मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग. तो अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने किसी बुक से रीड किया है और वहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, जस्ट मेंशन इट राइट देयर कि मैंने ये वहाँ से रीड किया है. या फिर मैं अपने नोट्स में अगर मुझे कुछ ऐड करना है जो मैं फ्रीक्वेंटली भूल जाती हूँ, तो वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लूंगी. GS4 इज वेरी स्कोरिंग, उसके लिए आप एग्जाम्पल्स जहां भी देखोगे ऐड करते जाओ, वो आपके दिमाग में बस जाने चाहिए. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स का होना एथिक्स के लिए. तो जो अपने नोट्स हैं एथिक्स के, उसमें आप एग्जाम्पल्स कॉन्स्टेंटली जहां जहां वो रेलिवेंट है ना, वहां वहां ऐड कर लो. किसी किसी के लिए सूटेबल होता है कि वो एग्जाम्पल्स की अलग ही लिस्ट बना लेते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल इफ इट सूट्स यू, बट इफ इट डजंट यू कैन ऐड इट इन योर नोट्स. जैसे इंटेग्रिटी के लिए आपको पता है कि TN सेशन सर का एग्जाम्पल आएगा ही, तो आपको इंटेग्रिटी वाले जो एरिया है, जो नोट्स है, वहीं पे मेंशन कर लो. इस तरीके से वो आपको याद होता जाएगा. ओके, डेली शेड्यूल क्या रहता था? तो सी, आई एम नॉट अ वेरी अर्ली राइजर. आई डिड नॉट स्टे अप टिल वेरी लेट, लाइक 3-4 बजे तक नहीं जागती थी. मेरा बहुत नॉर्मल शेड्यूल था. मैं 9 o'clock तक रेडी होके बैठ जाती थी, सब अपना ब्रेकफास्ट और सब फिनिश करके. आई यूज्ड टू सिट ऑन माई टेबल बाय 9-9:30, 9 आई वुड से 8:30, 9 ओनली. उसके बाद मैं
पढ़ना शुरू कर देती थी और सुबह के स्लॉट पे मैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पढ़ लेती थी। दैट फुल लंच के पहले का जो पीरियड होता है, उसमें मैं 3, 4, 5 घंटे जितना खींच सकती थी, मैं खींच लेती थी। उसके बाद आई लिव विथ माय फैमिली, तो मैं फैमिली के साथ अपना प्रॉपर टाइम स्पेंड करती थी। फिर लंच के बाद आई यूज्ड टू कम बैक, सिट अगेन, स्टार्ट फॉर 2-3 आवर्स, देन आई यूज्ड टू हैव अ स्मॉल ब्रेक इन द इवनिंग, मुझे वॉक करना है या गार्डनिंग करनी है, व्हाटएवर आई यूज्ड टू लाइक, मैं वो सब कर लेती थी। उसके बाद शाम में फिर आई यूज्ड टू सिट फॉर सम टाइम, एंड पोस्ट डिनर सिर्फ रिविजन वाली जो चीज़ें होती थी या न्यूज़पेपर है या कुछ लाइटेस्ट ऑफ द थिंग्स आई यूज्ड टू कीप फॉर द एंड ऑफ द डे। So this used to be my schedule. And see, there's this whole thing ki you have to study for 14 hours, 16 hours. No, it's not important according to me. Of course आपको initially बहुत time देना पड़ेगा, but once you've read the basic things ना, it won't take a lot of your time. Honestly आप कितना पढ़ रहे हो वो important है. It's not about how long you're sitting on your table, but about how honest you are with your studies. आप बहुत honestly पढ़ रहे हो, 7, 8, 9 hours are more than enough. ठीक है, there are people who crack the exam with their jobs as well. तो वो भी बहुत ज़्यादा डूएबल है ना? वो लोग 3-4 घंटे दे रहे हैं दिन के, बट बहुत ऑनेस्टली दे रहे हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। बट द आइडिया इज टू कीप एन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ओके? तो आपको बहुत प्रॉपरली समझना पड़ेगा एग्जाम को, विच यूल अंडरस्टैंड विद टाइम। और इसमें आई वुड अगेन मेंशन कि मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। तो इफ यू हैव समवन टू गाइड यू, देर आर मेनी मेंटर्स अवेलेबल। आई वुड टॉक अबाउट उत्कर्ष सर हियर, जो अभी एचआरटी के साथ शायद एसोसिएटेड हैं। ही कैन गाइड यू वेरी वेल। देर इज मोहन सर फ्रॉम आईएएस बाबा। फोरम आईएएस के मेंटर्स बहुत अच्छे हैं। रोहिणी मैम है, हु हैज बीन माय पर्सनल मेंटर। तो ये सारे जो लोग होते हैं ना, ये आपको, बिकॉज दे हैव सीन द जर्नी ऑफ सो मेनी पीपल, दे नो हाउ टू गाइड यू। तो आप उन मेंटर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही है, बिकॉज दिस एग्जाम इज लेस अबाउट स्टडिंग मोर एंड मोर अबाउट बीइंग नोइंग द एग्जाम। तो अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप एक बार समझ जाओगे तो आप कर लोगे। देन आंसर राइटिंग कहाँ से करें? तो एनी टेस्ट सीरीज, आई वुड सजेस्ट विजन आईएएस और फोरम आईएएस। ये दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। थर्ड इज एड सारथी, उनका लाइव आंसर राइटिंग प्लस इवन उनका शिवन सरा जो प्रोग्राम था वो भी अच्छा था। तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू मी। एंड इफ आप ये सब नहीं ले पा रहे हो, एज आई अर्लियर मेंशन्ड, बाय द सेक्शनल टेस्ट की बुक्स एंड द फुल लेंथ टेस्ट की बुक्स, एंड डू गो बाय दैट। सोशियोलॉजी के लिए आई वुड एंडोर्स लेवल अप आईएएस का टेस्ट सीरीज और प्रणय सर का टेस्ट सीरीज, इवन फोरम वाज गुड हियर। तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की थी। तो अबाउट माय मिस्टेक्स आई वुड से फर्स्ट वाज, जब मैंने फर्स्ट मेंस दिया था मैं मेंस रेडी नहीं थी। देयर इज अ होल लॉट ऑफ फोकस ऑन पॉलिटी कंप्लीट करना है, जीसी लियोंग पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, बट वी जनरली टेंड टू फॉरगेट द साइड सब्जेक्ट्स। इंटरनल सिक्योरिटी है, सोसाइटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों पे आप उतना ध्यान नहीं देते हो, विच आई डिड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ा था। तो ये नहीं करना है यार, मतलब इसीलिए कहते हैं हमेशा कि लूप में फंस जाओगे अगर मेंस रेडी नहीं हो। तो पहले मेंस रेडी हो जाओ, एक बार सिलेबस को देखो प्रॉपरली यार कि पेपर क्या डिमांड कर रहा है। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। गो फॉर अंडरस्टैंडिंग देम फर्स्ट एंड देन गो फॉर दिस, ओके? तो ये आप कर सकते हो। मिस्टेक्स ये वाली नहीं करनी है। थर्ड इज हाउ टू डू सेल्फ एवेल्युएशन। once you start doing the papers, once you start writing, you will understand कि क्या mistakes हो रही है। and जहाँ पे आप खुद नहीं समझ पाओगे, have a peer group, have your mentors to tell you what went wrong. sometimes हम गलत गलत चीज़ें करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो do focus on that कि आप किसी के साथ discuss करते रहो कि क्या mistakes हो रही हैं, because this is a competitive exam, सब कुछ relative है। आपको लग रहा होगा आप सब सही कर रहे हो, बट समटाइम्स यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना? प्लस आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, ऑनेस्टली बैठो उसके साथ, बी वेरी नॉट, आई वोंट से हार्श, बट बी वेरी रियल विथ योर सेल्फ कि यार ये ऐसे बेटर हो सकता था। मैं मॉडल आंसर्स के साथ अपने आंसर्स को कंपेयर करूंगी, उनके जैसा सेम नहीं लिख सकती हूँ, बट उनसे कॉपी तो कर सकती हूँ। नेक्स्ट आंसर में उनके साथ सिमिलैरिटी तो मेंटेन करने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं टॉपर्स के आंसर्स रीड करूंगी, मैं देखूंगी वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। दैट्स इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो। तो इस तरीके से यू कैन मेक योर सेल्फ एवेल्युएशन। देन is there sufficient time for CSE 2025 if we start from June? So if you start from June,
आई थिंक येस यू कैन, ऑफ कोर्स यू शुड गिव द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। एक साल में आप काफ़ी प्रिपेयर कर लेंगे। यू कैन मे बी स्टार्ट विथ योर जीएस के मेन सब्जेक्ट्स, मेंस के प्रिपरेशन को फोकस करो यहाँ पे। रीड द बेसिक टेक्स्ट बुक्स, रीड योर बेसिक ऑप्शनल का नॉलेज। ये सारा जून से दिसंबर तक का शेड्यूल है जिसमें आप ऑप्शनल और जीएस के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको फिनिश कर लोगे। और इफ पॉसिबल थोड़ी बहुत डेली आंसर राइटिंग, और जितना भी पॉसिबल है आप आंसर्स लिख सकते हो। तो इफ यू कैन गिव 3-4 months for GS and rest 2-3 months, 2 months or so for your optional, 2-3 months, जनवरी के अराउंड तक you'll be able to finish your syllabus in a way। फिनिश तो कभी नहीं होता है बट आप एक बार टच कर सकते हो हर चीज को। उसके बाद यू कैन गो टू योर प्रीलिम्स। और इसमें आप ये स्ट्रैटेजी रख सकते हो कि इनिशियली मेंस वाले सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर लिया एंड टुवर्ड्स द प्रीलिम्स जो प्रीलिम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस कर लिया। सो दिस वे यू कैन गिव योर 2025 का अटेम्प्ट। सो येस देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर दैट एंड ऑन द वे यू विल ऑफ कोर्स रियलाइज कि किस तरीके से इम्प्रूव करना है। Then timetable, if we are preparing for graduation by balancing both. See, if you are in your graduation right now, it also depends on आपको graduation के साथ कितना time मिल रहा है। But if आपको time मिल रहा है specifically weekends पे जैसे time मिलेगा, then you will have your time in the evenings mostly after classes, तो उसको आप सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करो। और ये पूरे पीरियड में ना मेक श्योर यू डू योर स्टैटिक सिलेबस। हम लोग ये गलती करते हैं ना कि स्टैटिक को थोड़ा सा करंट अफेयर्स में लग जाते हैं शुरू से कि यार ये एग्जाम में करंट अफेयर्स समझने का है, उस पे मत जाओ। गो फॉर द स्टैटिक एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला स्टेप वही है यूपीएससी में। रीड द एनसीईआरटीज, रीड द स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत, जीसी लियोंग, स्पेक्ट्रम, जो भी जरूरी है वो सबको रीड करने में अभी टाइम दो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो से कि यार ग्रेजुएशन वाला जो फेज है ना वो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ओके, यू विल बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम योर कॉलेज। वहाँ का जो एक्सपोजर है वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। सो डोंट लीव द थिंग्स दैट यू हैव देयर। ठीक है, वहां से जो लर्निंग्स है ना उनको छोड़ो मत यूपीएससी के लिए अभी। यू विल हैव एम्पल टाइम बाद में टू प्रिपेयर एंड यूपीएससी टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। ऑफ कोर्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू, बट थोड़ा थोड़ा अपने कॉलेज को भी प्रॉपरली टाइम दो ग्रेजुएशन में। एंड वहाँ के सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से करते रहो बिकॉज इंटरव्यू वगैरह में वो भी काफ़ी काम आता है। बट येस, स्टार्ट विद द स्टैटिक सिलेबस। थोड़ा थोड़ा स्टैटिक जितनी भी बेसिक बुक्स हैं वो कोशिश करो कि आप रीड कर लो, क्योंकि बाद में आप एग्जाम ओरिएंटेड जब प्रिपेयर करने लगोगे उसमें आपको आंसर राइटिंग और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बट इनिशियल फेजेस पहले कंप्लीट कर लो। Strategy for 2027, am I late now? No, you are definitely not late. 1.5 year is sufficient for finishing the syllabus, practicing mains and giving the prelims. तो 2027 के लिए आप बिल्कुल लेट नहीं हो, you can start right away. Then can we prepare for CAT along with CSAT? तो CSAT और CAT ना काफ़ी डिफरेंट होता है as far as I can say। तो सी सैट में तो आप पीवाईक्यूज ही करोगे, कैट के लिए आपको थोड़ी सी और एनर्जी डालनी पड़ेगी। मैंने जो कैट के लिए किया था वो ये था कि मेरा जब सितंबर में मेंस खत्म हुआ उसके बाद 1-1.5 महीना था, उस टाइम पे यू कैन प्रिपेयर फॉर योर कैट। ओके, 1-1.5-2 महीना जो भी है तब आप दे सकते हो। और उसके लिए भी आपको टेस्ट ही करने पड़ेंगे बिकॉज ये सी सैट कैट ये सारे एग्जाम्स उस तरीके के हैं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूरेसी, स्पीड, तो आपको टेस्ट ही देने पड़ेंगे। तो आप कोई भी टेस्ट ले लो और बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, उस तरीके से आपका उसका कैलिबर डेवलप हो जाएगा। देन इज इट नेसेसरी टू गो टू दिल्ली फॉर प्रिपरेशन? डेफिनेटली नॉट। मैंने पूरा प्रिपरेशन घर से किया है, इवन इंटरव्यू भी देने में एक ही बार गई थी, मॉक इंटरव्यूज मैंने ऑनलाइन दे दिए थे। एम्पल मटेरियल इज अवेलेबल एट होम, सब कुछ आप घर पे बैठ के कर सकते हो। इट्स जस्ट योर ऑनेस्टी विच मैटर्स। कोचिंग इज नॉट नेसेसरी, थोड़ा बहुत बेसिक गाइडेंस आप किसी से भी ले लीजिए, ये सारे स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे होते हैं उनसे ले लीजिए एंड यू विल बी एबल टू मेक इट। कोचिंग इज नॉट नेसेसरी। प्लस कोचिंग अगर कोई कर भी रहा है, डोंट गेट मिसगाइडेड। ओके, कोई सब्जेक्ट अगर कोचिंग में अच्छा नहीं हो रहा है, डू गो फॉर डूइंग इट योरसेल्फ। लेट गो ऑफ दैट सब्जेक्ट फ्रॉम द कोचिंग, खुद से उसको पढ़ लो। ठीक है। Next is, ma'am, is 1 year from June 2024 to next year enough to crack the exam? Yes, you should start. Never think about the end of it. अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, आपके पास इनफ टाइम है, आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर दो, अभी मेंस कर लो, जनवरी फरवरी से प्रीलिम्स कर लेना एंड उसके बाद कम बैक टू दिस थिंग, है ना। अपने प्रिपरेशन में अपडेट्स बाद में करते रहना, है ना। तो
दैट इज समथिंग. देन for cat along with CSAT, I answered that. Revision strategy कैसी रहती थी? So yes, this is a very good question. See, revision क्या होता है ना, इस एग्जाम का कोर है. आप भूल जाओगे, स्पेशली जब लॉन्ग जर्नी हो जाती है ना, 4th अटेम्प्ट में आके मैंने क्लियर किया, आप भूलने लगते हो चीज़ें. रिविजन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो पहले का पढ़ा सब खाली हो जाता है. तो रिविजन के लिए स्ट्रैटेजी यार, आई वुड से फर्स्ट रीडिंग तो बेसिक होती है हमारी हर चीज़ की. उसमें कभी नोट्स मत बनाओ, क्योंकि वो नोट्स आपको काम नहीं आएंगे, है ना. दैट विल बी अ लॉट टू रीड, आप नहीं पढ़ पाओगे. लक्ष्मीकांत के नोट्स बना लिए हैं बैठ के, जीसी लियोन के नोट्स, अरे नहीं काम आएंगे, वो नहीं करना है, ठीक है. सेकेंड थिंग इज कि जब आप सेकेंड थर्ड रीडिंग पे आओगे ना, स्टार्ट हाईलाइटिंग. अगर आप हाईलाइट करने में बिलीव करते हो, स्टार्ट हाईलाइटिंग. अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वो भी सेकेंड थर्ड रीडिंग में बनाओ, उसके पहले मत बनाओ, ठीक है. एंड नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करो ना, डू मेक श्योर कि आपको पता हो कि ये वाला एरिया मेरा वीक है, ये मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो इसको मैं स्पेसिफिकली मार्क करके रखती हूँ, है ना. देर आर सर्टेन थिंग्स विच आई यूज्ड कि मुझे कुछ एरियाज जो टफ लगते थे ना, उनको मैं स्टिकी नोट्स बना के वहीं लिख लेती थी कि ये एरियाज डेफिनेटली रीड करने ही है, ये रिविजन में मिस नहीं होने चाहिए. प्लस रिविजन में ऐसा होना चाहिए कि मैं जनरली क्या करती थी कि सब्जेक्ट पूरा खत्म कर लिया, उसके बाद व्हेन आई मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट ना, उसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा पिछले बार का रिविजन उठा लेती थी, बिकॉज मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं कर पाती थी. तो एक सब्जेक्ट मेरा फिनिश हुआ, सेकेंड सब्जेक्ट में मैंने मूव किया और इसके पहले वाले सब्जेक्ट का हल्का हल्का रिविजन मैं साथ में करती गई. तो दिस इज समथिंग यू कैन डू. प्लस जब प्रीलिम्स या मेंस होता है तब तो अल्टीमेटली सिर्फ रिविजन ही रह जाता है, क्योंकि आप एक बार पढ़ ही चुके हो. तो उस टाइम पे आप वो बुक्स में जो हाईलाइटेड मटेरियल है वो कर लो, जो आपने वैल्यू एडेड नोट्स बनाए हैं उनको भी क्विकली रीड कर लो. तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड फॉर रिविजन. इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बहुत होता है. यूपीएससी इंटरव्यू इज वेरी कॉर्डियल, ठीक है. मॉक इंटरव्यूज काफी डिफरेंट होते हैं. प्लस द वाइब ऑफ इट, जब आप मॉक इंटरव्यूज दे रहे होते हो ना, आपको पता होता है ये मॉक इंटरव्यू है, तो आप उतना स्ट्रेस नहीं होते उस चीज को लेके. रियल इंटरव्यू में यू नो अ लॉट इज एट स्टेक, ठीक है. प्लस दैट होल वेटिंग एरिया से वहां जाना, बाहर वेट करना, अंदर जाना. बट येस, द बेनिफिट ऑफ मॉक इंटरव्यूज इज, एक तो आपको एरिया समझ में आ जाएंगे जो आपको प्रिपेयर करना है. सेकेंड इज आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंटरैक्ट कैसे करना है विद द पीपल ऑफ दैट, उस तरीके की इंटेलिजेंस, है ना. वो बहुत एस्टीम्ड लोग हैं, उनके सामने बैठ के आपको कैसे बात करनी है. प्लस वो अपने इंसाइट्स बताएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यू हैव टू बिहेव इन द इंटरव्यू, राइट. तो वो सारी चीजें आपको मॉक्स से समझ में आएंगी. तो मॉक्स आर इंपॉर्टेंट दैट वे. प्लस मॉक्स एंड द रियल इंटरव्यू बोथ आर अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आप उसको हमेशा चेरिश करोगे कि आई हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग बिफोर दोज एस्टीम्ड पीपल, ठीक है. अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेरे दोनों इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे थे, भले ही मार्क्स कैसे भी हों. इट्स इट वॉज लाइक फर्स्ट में तो कोविड का टाइम था, काफ़ी दूर बैठे थे. सेकेंड में इट वॉज अ राउंड टेबल. बट दे आर वेरी नाइसली लिसनिंग टू यू, ओके. दे आर अटेंटिव टू यू, आप जो भी बोल रहे हो. कुछ बोर्ड्स होते हैं जो फैक्चुअल पूछेंगे, कुछ बोर्ड्स बहुत कॉर्डियल होंगे, सब सब डिफरेंट है वो. बट अल्टीमेटली दे आर, यू विल नो कि वो लोग बहुत ध्यान से आपको एनालाइज करने की कोशिश करें, एंड दे आर एंजॉइंग द कॉन्वर्सेशन विच यू शुड डू. तो दैट इज फॉर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस. देन 2027 की strategy I already gave. 18 students are watching it, 70% are related. Okay, so if there are many students for the 2027 strategy, I would say there are 3 years, right? बहुत टाइम है आपके पास. फर्स्ट इज डोंट गिव इन टू मच टू द यूपीएससी. जो आपका लाइफ में बाकी चीजें चल रही है, डू एंजॉय दैट एज वेल, ठीक है. सेकेंड इज सबसे पहले स्टैटिक कर लो, ठीक है. जितनी बार रीड करोगे उतना यू विल इम्प्रूव अपॉन दैट. तो डू रीड द मेन थिंग्स लाइक आप जो लक्ष्मीकांत है, जीसी लियोंग है, स्पेक्ट्रम है, एंशिएंट मिडाइवल के जो भी नोट्स आपको रेफर करने हैं, सारी एनसीईआरटीज हैं, ये सब रीड करके फिनिश कर लो, है ना. और जो आपका ऑप्शनल है वो रीड करके अच्छे से फिनिश कर लो, और इन सबको टाइम अपने अकॉर्डिंग दे लो. आपको अगर सब्जेक्ट पढ़ने में 1 महीना भी लग रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग अदर थिंग्स अलोंग विथ दैट, राइट. 1 महीना 1.5 महीना लग रहा है, लगने दो. यू हैव 3 years फॉर दैट. आराम से वो सब प्रिपेयर करो. सो सबसे पहले ये बेसिक सब्जेक्ट कर लो. देन ऑप्शनल डिसाइड करके ऑप्शनल के स्टैटिक नोट्स आराम से प्रिपेयर करके रख लो. उस पे सिर्फ आपको अपडेशंस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बची होनी चाहिए. थर्ड थिंग इज जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है ना, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब, इनके बहुत बेसिक नोट्स बना लो और उसमें स्पेस छोड़ दो.
और अगर आप डिजिटल नोट्स यूज़ कर सकते हो तो डेफिनेटली वो यूज़ कर लो, दैट्स समथिंग विच मेक्स इट ईजियर फॉर प्रिपरेशन बाद में। हैंड रिटन में थोड़ी डिफिकल्टी होती है जैसे मुझे हुई थी, तो आप डिजिटल नोट्स बना के रख सकते हो ये सारे मेन सब्जेक्ट्स के, राइट। करंट अफेयर्स पे अभी उतना फोकस मत करो बिकॉज यू हैव 3 years। आप एंड के 1 साल में करंट अफेयर्स पे भी टाइम दे पाओगे अगर आप अभी से स्टैटिक सारा फिनिश कर लोगे, राइट। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिकली 2027 के लिए, जब आपका ये सारा स्टैटिक अभी 2 साल में कवर हो जाएगा, उसके बाद आप 1 साल ना सिर्फ आंसर राइटिंग और एग्जाम बेस्ड अप्रोच पे ध्यान दे लोगे, है ना। तो आप टेस्ट सीरीज लिखना, आप मॉक्स प्रैक्टिस करना, ये सारा काम जो है वो उस टाइम पे होगा कि 2026 के आई थिंक जून से आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दोगे फॉर ऑप्शनल एज वेल एज फॉर जीएस। उसके बाद आप जो प्रीलिम्स वाला टाइम है तब उस टाइम मॉक्स कर लोगे, तो वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच तब तक आ जाए ये जरूरी हो जाएगा। तो आप अगर स्टैटिक अभी से कवर करके रख लोगे तो बाद में आप वो एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ पाओगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So yes, you start right away, but do focus on other things in your life as well. ठीक है। Some reference notes for geography. Geography के लिए yes, I forgot to mention, I think एक तो मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए यूज की थी, मैंने जीसी लियोंग यूज किया था। वन थिंग आई डिड वाज आई यूज द फोरम आईएएस के नोट्स। एक उनकी बुक होती है जो सिर्फ नोट्स की होती है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने वो यूज की थी एंड इट्स वेरी गुड। उसमें से मैंने डायग्राम्स उठाए थे, उसमें से मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अक्यूमुलेट की थी, मैंने हाईलाइट करके रख लिया था। तो ये ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने उसको बहुत अच्छे से रेफर किया था। प्लस जीसी लियोंग इज़ अ वेरी गुड बुक, तो आप ये रेफरेंस नोट्स को यूज़ कर सकते हो। फोरम के नोट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो यू कैन यूज़ दोज। देन हाउ टू डू बेसिक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए पीवाईक्यूज देखो, जो क्वेश्चन है ना उनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आपसे पूछा है कि इन्फरेंस क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, या इससे आप क्या एनालाइज कर पा रहे हो, क्या अजम्पशंस है। तो ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, सिट विद द आंसर कीज, या फिर आप यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियोस देख सकते हो जिसमें पीवाईक्यूज डिस्कस्ड है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के। मैंने मैथ्स के लिए यूज किया था एडसारथी का पीवाईक्यू डिस्कशन। ऐसे ही आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के भी आई थिंक मिल जाएंगे, यूपीएससी प्रेप वगैरह के मिल जाएंगे। तो उन पे आप ये कीवर्ड सबसे पहले समझ लो। वंस यू गेट दैट, हाफ योर वर्क इज डन। ठीक है, उसके बाद आप पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि इट हैज बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ओके, then there's a question of why UPSC. See, it's different for everyone. My answer to that won't be your answer to that. तो this is something you have to figure out on your own. मेरे लिए तो माई फादर हैज़ बीन इन स्टेट सिविल सर्विसेज, रिटायर्ड है वो अभी, तो उनको देख के मुझे हमेशा से मोटिवेशन तो था ही, बट अल्टीमेट डिसीजन मेरा खुद का था। जो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तब आई रियलाइज्ड कि सोसाइटी को कितना मैं इम्पैक्ट कर सकती हूँ थ्रू दिस थिंग, जो मैं शायद कॉर्पोरेट में रह के नहीं कर पाती कभी भी। तो दिस वाज समथिंग, लाइफस्टाइल भी मुझे सूट कर रहा था, एंड there was everything which was suiting my personal aspirations and my personal goals from life. So it can be different for you, but yes, do figure it out because that will help you keep yourself motivated, है ना। there's a question, मेंस में हैंडराइटिंग मैटर करती है क्या, और कर्सिव में आंसर लिखना होता है क्या। सी, हैंडराइटिंग डजंट मैटर उतना ज़्यादा कि मार्क्स मिलेंगे उससे, बट इट शुड बी लेजिबल। सामने वाला अगर रीड नहीं कर पा रहा है ना तो वो नेचुरली इरिटेट होगा। इफ ही हैज़ टू चेक 50 कॉपीज एट अ टाइम, उसमें अगर उसको एक अच्छी हैंड राइटिंग वाला मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, तो he'll be irritated, right? So it's very essential कि आप रीडेबल लिखो, बड़ा बड़ा लिखो। अगर आपकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, सामने वाले को समझ आना चाहिए, दैट शुड बी द आइडिया। सेकेंड इज, अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है तो प्रेजेंटेशन पे काम कर लो, पॉइंट्स में चीज़ें लिखो, डायग्राम्स बना दो, हब एंड स्पोक मॉडल बना दो कहीं पे भी, एंड टेबल्स में बना के लिख दो। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को अच्छा कर दो, बिकॉज द होल पॉइंट इज कि सामने वाले के लिए ईजी करना है हमें काम, राइट। दैट इज समथिंग यू कैन डू। Then there's a question that is it necessary to practice answer writing after NCERT? See, NCERT के बाद मत करो, एटलीस्ट रीड द बेसिक बुक्स, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो थोड़ा टफ ही होता है। इवन आफ्टर स्टैंडर्ड बुक्स आप हर आंसर नहीं लिख पाओगे, पीवाईक्यूज भी नहीं लिख पाओगे सारे। तो एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक बुक्स पढ़ लो, उसके बाद लिखो एकदम से। सी, द पॉइंट ऑफ राइटिंग द आंसर्स इज नॉट दैट कि एकदम ही लिखना शुरू करना है पढ़े बिना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप लिखना शुरू कर पाओगे। तो डू दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग,
उसके बाद आप ये करो, ठीक है, आंसर राइटिंग एक स्टैंडर्ड बुक्स रीड करने के बाद, और उसके बाद उसी में अपडेशंस करते रहो। देन इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें यार? इंग्लिश तो आई थिंक क्यों जैसी है इट्स ऑल गुड, जस्ट फोकस ऑन मेकिंग इट मोर, सामने वाले को समझ आना चाहिए, वो होल आइडिया है। लैंग्वेज का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। देन बेसिक्स टर्म्स, हाउ टू डील विथ इट, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखें? ओके, तो सी देयर आर वेरियस अप्रोचेस टू इट। मैंने राइट स्मार्ट जब ऐड किया था तभी भी मैंने एनालाइज किया था, खुद से भी मैंने एनालाइज किया था कि देयर आर सर्टेन मेथड्स, राइट? कुछ लोग कहते हैं पेस्टल अप्रोच, जैसे कहते हैं पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ये एनवायरमेंटली, इस तरीके से सोचो। देन देर आर वेरियस थिंग्स टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, ठीक है? जैसे एक इकोनॉमी में अप्रोच होता है कि आपको पिलर्स अगर पता है, अगर आपने मृणाल सर के नोट्स देखे हों या कुछ भी, तो आपको पता होगा कि एक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देख लेती हूँ, एक मैं एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देख लेती हूँ, इकोनॉमी में ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनली देख लेती हूँ, मॉनेटरीली देख लेती हूँ कि नेशन को क्या वो हो रहा है। तो आप जब सब्जेक्ट का ब्रॉड ओवरव्यू आपको है ना, तो आप इस तरीके से मल्टी डायमेंशनली सोच पाओगे सिलेबस के फ्रंट पे ही। जैसे GS1 में भी होता है कि कोई डिजास्टर है तो आपको पता होता है कि व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारी चीजें लिखनी है ना? तो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, यू विल स्टार्ट गेटिंग दीज अप्रोचेस। आपका पेन चलने लगेगा, आपको अपने आप समझ में आएगा कि पॉइंट नहीं भी है ना अगर चीज किसी चीज के लिए, तो कैसे जनरेट करना है। तो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि एक तो लिखना शुरू कर दो, सेकेंड टॉपर्स आंसर्स रीड करना शुरू कर दो, आप अपने आप मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखना सीख जाओगे। There's a question, is there any book which has topic wise MCQs and mains questions for practice? For practice I'm not sure, PYQs के लिए आपको बुक मिल जाएगी I think, but practice के लिए I'm not sure about it. बट ये जो कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, फोरम और विजन के दोनों के मिल जाएंगे आपको, वो बहुत अच्छे होते हैं मेंस के लिए, तो दैट यू कैन रेफर टू फॉर मेंस। एंड इवन जो ऑप्शनल्स होते हैं उनके लिए भी PYQ की बुक्स अवेलेबल होती है। सी एक क्वेश्चन है, व्हाट आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट प्रिपेयर करना है? सी एनसीईआरटी के बाद आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है वो उठाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग विद एनी सब्जेक्ट। जनरली लोग पॉलिटी से शुरू करते हैं या ज्योग्राफी से शुरू करते हैं बिकॉज दैट्स मोर इंटरेस्टिंग। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो आपका नेचुरली इंटरेस्ट बन जाता है यूपीएससी में, तो आप लक्ष्मीकांत से शुरू कर सकते हो, आप जीसी लियोंग से शुरू कर सकते हो, आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हो। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? हैव योर ओन आइडिया, जो सब्जेक्ट एनसीईआरटी के बाद अच्छा लग रहा है उसको स्टार्ट कर दो, है ना? बेसिक लेवल स्टार्टेड, ठीक है, जैसे बताया है अभी, वही की बेसिक्स पे फोकस करो, सारा स्टैटिक फिनिश कर लो। CSAT अगेन आई मेंशन्ड कि किस तरीके से करना है, PYQs ही करने हैं, और यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो PYQs के, और एक स्ट्रैटेजी बना लो। बस CSAT में ये ध्यान रखना है कि किसी एक सेक्शन को ओवर पावर नहीं होने देना है। मैथ्स एंड कॉम्प्रहेंशन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये बात उस 2 घंटे में भी हमें ध्यान रखनी है, बिकॉज वहाँ पे माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन देयर इज अ क्वेश्चन, ग्रेजुएशन के साथ कैसे प्रिपेयर करें? तो दिस ऑल्सो आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि ग्रेजुएशन के साथ कैसे करना है। आप बेसिक्स पे अभी फोकस कर लो, एंड एग्जाम ओरिएंटेड आप एंड में कर सकते हो। अभी आपकी सारी स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज प्लस ऑप्शनल का बेसिक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बाद में आप वैल्यू एडिशन पे फोकस कर सकते हो। CSAT में मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें? सी फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको इजी होगा, अगर आप नहीं भी हो तो भी यूट्यूब पे कोई भी PYQ के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देख लो। मैंने एड सारथी यूज किया था, तो वो ना टॉपिक्स इस तरीके से देख लेते हैं कि पेपर में जैसे एलिगेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं या यूनिटरी के कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो टॉपिक वाइज PYQs प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है? नंबर सिस्टम से जितने क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करा दी उन्होंने, तो आप वो एड सारथी का रेफर कर सकते हो अगर आप एकदम ही बिगिनर हो तो CSAT के लिए यू कैन गो फॉर टॉपिक वाइज, उस तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो और फिर PYQs प्रैक्टिस कर लो। देन कहाँ पे कोचिंग किए थे? तो मैंने 2017 में KSG में कोचिंग की थी, बट मैं कॉलेज में थी तब, तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पाई थी। आफ्टर दैट सारी प्रिपरेशन मैंने खुद से ही की है, तो दिस इज समथिंग आई डिड। देयर इज अ क्वेश्चन, राइटिंग के बाद थंब और फिंगर में पेन हो जाता है, नेक्स्ट पेपर में प्रॉब्लम। ओके, सी जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये सारी प्रॉब्लम्स नेचुरली होती हैं, बहुत सारे आंसर्स लिखने होते हैं पेपर्स में, आप बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाओगे बिकॉज 9 पेपर्स देयर आर टू राइट इन मेंस।
इसीलिए कहते हैं कि वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने प्री और मेंस के बीच में एटलीस्ट 40 टेस्ट दिए थे, तो उतने टेस्ट की प्रैक्टिस आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में लिखने की होनी पड़ेगी, तभी यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट, राइट? देन अबाउट द पेन आई यूज, तो मैंने पेंटल एनर्जेल यूज किया था। दिस इज द पेन आई यूज्ड मेरे सेकंड मेंस में, और फर्स्ट मेंस में मैंने पेंटोनिक यूज किया था। यू कैन यूज एनीथिंग, बट पेंटल वाज समथिंग आई रियली लाइक्ड, तो वो आप यूज कर सकते हो। देन नोट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सी डिपेंड्स ऑन यू। आपको कौन से टॉपिक्स टफ लग रहे हैं ना, उनके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। हर किसी के लिए जर्नी सेम नहीं होती है। देर आर सम सब्जेक्ट्स विच विल बी टफ फॉर यू, सम सब्जेक्ट्स विच विल बी ईजी फॉर यू। कुछ आपको बुक्स से ईजी लगेंगे, कुछ आपको नोट्स से, मतलब कोचिंग नोट्स से ईजी लगेंगे, कुछ के लिए आपको लगेगा बनाने पड़ेंगे। मैं बोलूंगी एथिक्स के लिए मेरे को जैसे बहुत जरूरी हो गया था नोट्स बनाना, तो एथिक्स के लिए आई मेड माई कंप्लीट नोट्स। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आई मेड माई कंप्लीट नोट्स। तो यू कैन, वंस यू स्टार्ट रीडिंग ना, यू रियलाइज क्या इंपॉर्टेंट है। बस उतने हार्डवर्क के साथ, उतने ऑनेस्टी के साथ आप स्टार्ट कर दो। आप पहले गलत चीजें भी करोगे, बट ऑन द वे यू रियलाइज व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। ओके, रिविजन आई ऑलरेडी टोल्ड कैसे करना है। कोचिंग अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड। विच इज द बेस्ट कोचिंग फॉर स्टैटिक सब्जेक्ट्स, आई कांट से दिस बिकॉज मैंने कोई कोचिंग की नहीं है सच। मटीरियल फोरम और विजन का बहुत अच्छा है, तो यू कैन यूज दैट इफ यू आर डूइंग खुद से प्रिपरेशन। देन there's a question, how you cover PIB in last days from pre point of view। PIB का मैंने तो ना एक टेलीग्राम पे चैनल फॉलो कर रखा था, तो मैं से एंड में वापस नहीं जाती थी। और थ्रू आउट करंट अफेयर्स ऑल्सो व्हाट आई डिड वाज, मैं उसी टाइम रीड कर लेती थी जो भी रीड करना है। पेपर में डेली रीड कर लेती थी। मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि यार नोट्स बनाती हूँ, बार बार रीड करूंगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो। ऑफ कोर्स यू विल डू दैट ऑन योर जर्नी, बट वो मेंटेन करना बहुत टफ होता है ओवर अ लॉन्ग जर्नी। तो द होल पॉइंट ऑफ डूइंग करंट अफेयर्स इज बिल्डिंग योर पेरिफेरल नॉलेज, है ना। आपका पूरा कैलिबर डेवलप हो जाएगा उस तरीके से, तो वो करना इंपॉर्टेंट है। वो आप डेली डेली रीड करते रहिए जितना जितना कर पा रहे हैं। बाकी आप एक एक चीज याद नहीं रख सकते हो नेचुरली, सो डोंट गो बिहाइंड दैट। पीआईबी इज अ गुड सोर्स, बट उसको आप स्पेसिफिकली जब जब आता जा रहा है तब तक रीड करते जाओ। अगर आपको लगता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज के वीक के एंड में एक बार नोट्स बना के उसको गो थ्रू कर लो। दैट इज समथिंग यू कैन डू। डाउन टू अर्थ मैगजीन के बारे में मेरा ओपिनियन, आई डिड नॉट रीड दैट पर्सनली, बट मैंने उसके बारे में काफ़ी अच्छा सुना है कि इट्स अ वेरी गुड सोर्स। सो इफ़ यू वांट यू कैन, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट यू हैव। क्या होता है ना कि एग्जाम में ऑलरेडी इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतना कुछ है करने का, तो गो फॉर दीज थिंग्स ओनली आफ्टर यू आर डन विथ योर बेसिक रीडिंग, ओके, एंड योर बेसिक आंसर राइटिंग। जो इन सारे सोर्सेज से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो टेस्ट्स में लोग डाल ही देते हैं कोचिंग वाले। सो डू गो फॉर दैट। जब उन्होंने उतनी मेहनत कर रखी है आपके लिए, तो आप खुद से क्यों उतनी मेहनत रिपीट करना चाह रहे हो जब यू ऑलरेडी हैव अ लॉट टू डू योरसेल्फ, है ना। देन there's a question, I'm stuck between two optionals, medical student, should I go for philosophy or anthropology। मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट यू शुड गो फॉर। आई कैन गिव यू अ आइडिया। फर्स्ट इज कि सी की सिलेबस आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है किसी भी ऑप्शनल का। सेकंड इज आपको कितना कन्वीनियंस है उसके सिलेबस के लिए। आप कोचिंग करने वाले हो तो डू यू हैव इन योर माइंड कि कहाँ से करनी है, कोई टीचर है जो आपको सूटेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। अल्टीमेट गोल इज नॉट टू स्टडी द सब्जेक्ट, द अल्टीमेट गोल इज टू मेक मार्क्स आउट ऑफ इट, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सब्जेक्ट समझ आ रहा हो, है ना। तो आप ये देख लो कि सिलेबस छोटा होना चाहिए, आप ये देख लो कि आपको सिलेबस में इंटरेस्ट आ रहा है, आपके पास कोई सोर्स है प्रॉपर उसको रीड करने के लिए। ये सारी चीजें एनालाइज करके यू कैन फिगर आउट इफ यू वांट टू विच ऑप्शनल यू वांट टू टेक। हर ऑप्शनल में उतनी ही मेहनत है, हर ऑप्शनल में सिमिलर तरीके के मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई ऑप्शनल अच्छा है कोई खराब है। तो जस्ट गो फॉर योर ओन ओपिनियन ऑन दैट बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट आई मेंशन्ड। सो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर नाउ। यही सब था। इफ देयर इज समथिंग एल्स यू कैन आस्क मी। एंड में आई वुड जस्ट मेंशन वन थिंग कि सी दिस होल जर्नी इज योर जर्नी, राइट। कोई कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता है, मेरे जैसे लोग होते हैं जिनने 2-3 मेंस लिखे होते हैं। देन देर आर पीपल जिन्होंने यू नो एक 5 बार 4 बार प्रीलिम से निकला होता है, एक मेंस में डायरेक्टली दे मेक इट टू द लिस्ट और बहुत अच्छे से। सो सबकी जर्नी अलग अलग है, एंड अल्टीमेटली इट्स योर स्ट्रैटेजी विच इज गोइंग टू हेल्प यू,
है ना. एंड हाउ टू बिल्ड योर स्ट्रैटेजी, हम सारे टॉपर्स जो भी बात करते हैं, इट्स जस्ट द बेस लाइन ऑफ इट. हम अपना आइडिया आपको बताते हैं. यू हैव टू स्टार्ट एंड देन बिल्ड अपॉन योर ओन स्ट्रैटेजी. ठीक है. आपके लिए हो सकता है जो मेरे लिए काम किया, इट वोंट वर्क फॉर यू, बट यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट. आप सोचते रहोगे कि कैसे करना है तो नहीं होगा. गो फॉर इट, मेक योर ओन मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम. जर्नी बहुत लंबी है, मैराथन है, चलता रहेगा, बट you have to figure it out on your own that what's working for you. Okay. Which test series would you suggest for sociology? If you are एकदम beginner, I would say प्रणय सर की टेस्ट सीरीज, बहुत सारा कंटेंट बिल्ड हो जाएगा. And if you have done a little, Level Up IS की टेस्ट सीरीज and crash course is very good because it teaches you how to write and not building upon your content. Okay. तो थोड़ा बहुत कंटेंट बिल्ड करना है तो प्रणय सर की टेस्ट सीरीज ले सकते हो. थोड़ा पढ़ चुके हो और आपको आंसर लिखना सीखना है तो आप लेवल अप की टेस्ट सीरीज पे चले जाओ. बट इन एनी केस बी इन टच विद द मेंटर्स. निशत सर जो है लेवल अप आईएएस में, वो बहुत रीचेबल हैं. प्रणय सर हैं जो आईएएस गुरुकुल में, वो भी बहुत रीचेबल हैं. तो डू टॉक टू देम एंड कीप एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स बाय टॉकिंग टू देम. नेवर हेजिटेट इन दैट, बिकॉज 1 साल ज्यादा लेने से बेटर है कि आप अभी गाइडेंस ले लो. राइट. सो दिस इज समथिंग फॉर सोशियोलॉजी. There's a question, would it be risky to attempt 75 questions in prelims? Definitely not. I used to try to attempt around 90 questions. See, क्या होता है ना कि बहुत कम questions हमें आते होते हैं prelims में, because it's mostly intelligent guessing जो हम पेपर में कर रहे होते हैं. So it's important कि आप क्वेश्चंस ज़्यादा नंबर अटेम्प्ट करो ताकि आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस हों. बट वो इंटेलिजेंट गेसिंग का तरीका आपको पहले से बिल्ड करना पड़ेगा बाय प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो आई वुड से कि आप जब टेस्ट कर रहे हो ना, तब ट्राई अटेम्प्टिंग डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आप कभी 75 ट्राई करो, जैसे आपने मेंशन किया है. यू कैन ट्राई 80, 85, 90, 95. जो भी आपके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन लग रहा है उसमें से यू कैन चूज. आई हैव सीन पीपल विद 97, 98 अटेम्प्ट्स जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं प्रीलिम्स में. एंड आई पर्सनली डिडंट गो टू दैट लेवल बिकॉज मेरे एंड के क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, तो मैं 90 के अराउंड प्रेफर करती थी. बट यू विल हैव टू बिल्ड इट अपॉन योरसेल्फ कि आपको आपकी इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से वहां पे काम करनी है, वो आप मॉक्स में बिल्ड कर सकते हो. राइट. हिंदी मीडियम, सोशियोलॉजी ऑप्शनल. आई एम नॉट श्योर कि एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी हिंदी मीडियम में होगी या नहीं होगी. सी, सोशियोलॉजी में वन थिंग दैट आई नो इज सब्जेक्ट से ज़्यादा आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है. तो आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो और उसके बाद आंसर्स लिखना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. बिकॉज ये ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स में ना ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कितने अच्छे से आंसर लिख रहे हो. राइट. वो ज़्यादा एसेंशियल होता है. तो एक बार बेसिक्स कहीं से भी रीड कर लो, जो भी मटीरियल आपने बेसिक चूज किया है, चाहे वो इग्नू हो, किसी टीचर के नोट्स हो, कोचिंग हो, उसके बाद आंसर राइटिंग करते करते इम्प्रूव करते रहो. राइट. There's a question, how did you plan your tests between pre and mains? Mains 2022 दिया था, 745 marks थे. What should be my plan of mocks? Okay, you can reach out to me personally on my Telegram और my Instagram. आराधना चौहानी मेरा नाम है, उस पर आपको मिल जाएगा. बट मैं स्पेसिफिकली अगर प्री और मेंस के बीच में बताऊं कि कैसे किया था, तो मैंने आई यूज्ड टू गिव 8 टेस्ट, 2 GS ईच, एंड ऐसे के मैंने 4-5 पेपर्स लिखे थे, प्लस ऑप्शनल के मैंने 8 टेस्ट लिखे थे, 8-10 टेस्ट लिखे थे किसी भी कोचिंग के. आई डिड फोरम के टेस्ट. तो आप ना एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि GS1 के 2 टेस्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, GS2 के 2 टेस्ट के लिए कितना टाइम लगेगा. एंड जो कोचिंग्स के ऑलरेडी टाइम टेबल्स होते हैं ना, यूज देम ओनली. वो बहुत काम के होते हैं, उसी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो. प्लस यू कैन गो फॉर डूइंग एथिक्स फर्स्ट, जो भी सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप सोच सकते हो. बट एटलीस्ट 2 GS पेपर्स, एवरी GS का पेपर, एटलीस्ट 7-8 ऑप्शनल के पेपर्स, एटलीस्ट 4 ऐसे के पेपर्स, प्लस इसके बाद यू कैन गिव मोर टेस्ट. तो प्लस PYQs लिख सकते हो और कुछ भी कर सकते हो. एंड इफ ऑलरेडी 745 मार्क्स है, आई थिंक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जो वीक होगा, विच यू माइट हैव फिगर्ड आउट फ्रॉम योर मार्क्स, तो आप उस पे बिल्ड कर सकते हो. देन मोटिवेटेड कैसे रहें, अगेन आई मेंशन्ड मोटिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डेडिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. आपको गोल्स बना के रखने पड़ेंगे, डेली टारगेट्स कहीं लिखे होने चाहिए आपके सामने, और उन पे जब आप टिक करोगे नेचुरली मोटिवेटेड हो जाओगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीन प्रिपेयरिंग सिंस 2018 बट ऑन एंड ऑफ, was working previously, finally started preparing again from February, scoring 60s in mocks, this is my 3rd attempt.
सी, अगर आप अभी प्रीलिम्स दे रहे हो और मॉक्स तो इस साल के काफ़ी खराब हैं, लास्ट ईयर का पेपर भी काफ़ी खराब था, तो मार्क्स से बिल्कुल डिसहार्टन मत हो, ठीक है? इफ़ यू हैव गिवन योर बेस्ट, बस अपना माइंडसेट काम रखना पेपर में। अब 15 दिन बचे हैं पेपर में, आई वोंट सजेस्ट यू कि कुछ और नया कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहो। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस होते हैं, राइट? प्रॉपर्ली पेपर का डिस्कशन होता है। अगर आप खुद से नहीं एनालाइज कर पा रहे हो ना, तो वो डिस्कशंस देखो। अंडरस्टैंड कि किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है। अगर आप ऑलरेडी 2 प्रीलिम्स 3 प्रीलिम्स दे चुके हो ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। तो गो फॉर दैट। अब जो 15 दिन बचे हैं, पीवाईक्यूज उनका एनालिसिस प्लस स्टैटिक का जो रिवीजन है वो करते रहो। गिव नो मोर टेस्ट। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही गिराएगा, क्योंकि 60s में अगर आप स्कोर कर रहे हो, आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि इस बार टेस्ट बहुत ही खराब बन रहे हैं। द अल्टीमेट गोल इज कि आखिरी दिन आप माइंडसेट कितना काम रख के दे पा रहे हो पेपर, है ना? तो वो फोकस ऑन दैट। सोशियोलॉजी के रिसोर्सेज, फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज द एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, नितिन सांगवा सर की जो बुक है, उसी को मैंने बेसिक सोर्स यूज किया था। सेकेंड एडिशन से मैंने अपडेट कर लिया था। उसके बाद मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज, 3 टेस्ट सीरीज लिए हैं, फोरम, प्रणय सर एंड लेवल अप, उनसे मैंने कंटेंट में ऐड कर लिया था। वो मैं कंटिन्यूसली ऐड करती रहती थी अपने नोट्स में, तो मेरे नोट्स काफ़ी जगहों से बने हुए हैं, बट अल्टीमेटली सोर्स मेरा एक ही था, विच वाज एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने कोई और सोर्स यूज़ नहीं किया था। When did I start my preparation? I did mention it initially only 2020 में मैंने स्टार्ट किया था। This was my 4th attempt. सेकेंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू गई थी, थर्ड में मैंने CSAT मिस कर दिया था by some marks, and this was my 4th attempt. How much time should I devote for NCERT starting from June 2027? तो NCERTs यार, जितना टाइम लग रहा है उतना दो। 2027 के लिए प्लान कर रहे हो अगर, तो यू हैव इनफ टाइम, तो स्टार्ट राइट अवे। NCERTs तो क्विकली हो जाती हैं। गिव 2 months, नॉट मोर देन 2 months फॉर ऑल दी NCERTs। स्पेशली ज्योग्राफी पढ़ना ही है, हिस्ट्री पढ़ना ही है, ये 2 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं NCERTs में, तो इनको तो प्रॉपरली पढ़ना ही है, एंड जितना टाइम लगे उतने में कर लो। डिड यू रेफर टू बेयर एक्ट फॉर पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स? नॉट स्पेसिफिकली। जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती थी वहाँ पे मैं आर्टिकल्स देख लेती थी। मेरे रूम में एक कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, तो वहाँ से मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ती थी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर्स देख लेती थी, बट इट्स नॉट वेरी एसेंशियल टू रीड द होल बेयर एक्ट। आप जब टेस्ट देते रहते हो ना, तो वो एक्टिव रिकॉलिंग होती रहती है क्वेश्चंस की, तो कीप गिविंग द टेस्ट एंड कीप लर्निंग जो भी नया नया वहाँ से ऐड हो रहा है, ठीक है? टेस्ट देने का सिर्फ फोकस ये नहीं होता है कि मुझे पढ़ के मार्क्स लाने हैं, इट्स अल्टीमेटली लर्निंग, तो वहाँ से आप लर्न करते रहो। पूरा बेयर एक्ट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डू। Then, if you prep for 2026 with the knowledge you have now, how would you go about it? I can't think of it because I'm already out of the loop now. बट 2026 के लिए अगर मुझे करना है, तो मैं एक पूरा साल डेडिकेटेडली मेंस के लिए दूंगी। जो भी मेरे मेंस में एरर्स मुझे अभी भी नज़र आते होंगे, उन्हें मैं प्रिपेयर करूंगी। सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, देन ऑप्शनल, इन सब की आंसर राइटिंग को स्ट्रेंथन करूंगी। बाद में मैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ूंगी, बची हुई जो है मेरी, ऑफ कोर्स बिकॉज आई हैव डन इट ऑलरेडी, मैं उनके रिविजन पे फोकस करूंगी। उसके बाद मैं एग्जाम ओरिएंटेड मोड में आ जाऊंगी since the last 6-7 months before the paper. आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें? टेक योर पेन एंड पेपर, टेक एनी PYQ एंड स्टार्ट राइटिंग। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उस सब्जेक्ट का PYQ लो और लिखना शुरू कर दो। कन्वर्ट IAS का एक प्रोग्राम है जहाँ पे वो इवेल्युएशन करते हैं, वो ले लो। वहाँ पे 2 आंसर्स डेली इवेल्युएशन भी होता है, एक अनलिमिटेड प्लान भी होता है। टेक एनीथिंग दैट विल कीप यू इन द ग्रूव ऑफ राइटिंग, क्योंकि आपको लगेगा आप पेड फॉर इट, तो आई नीड टू स्टार्ट राइटिंग। तो उस तरीके से करो। एंड सी, इनिशियल आंसर हमेशा खराब होगा, बट जब आप एक आंसर लिख दोगे, उसके बाद आप उसके बारे में रीड करने लगोगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके नेक्स्ट आंसर को इम्प्रूव करेगी, राइट? सेकेंड थिंग इज, कोई भी टेस्ट सीरीज बाय कर लो, नॉट द टेस्ट सीरीज एज इन जो कंटिन्यूड टेस्ट सीरीज है, जो पुरानी टेस्ट सीरीज मार्केट में अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल होती है, वो मंगा लो। उनके क्वेश्चंस देखो, उनको रीड करो, आंसर लिखो, उसके बाद मैच करो, एंड पुट अ टाइमर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरा टेस्ट दे रहे हो तो 110 मिनट्स फॉर 15 मार्कर्स एंड 70 मिनट्स फॉर द 10 मार्कर्स, इस तरीके से करना है, ठीक है? और अगर इनिशियल सिर्फ आंसर्स लिख रहे हो तो 7 मिनट्स 11 मिनट्स वाला जो आइडिया है उसको अप्रोच करके लिखो, बट लिखना शुरू कर दो किसी भी तरीके से, यू विल अंडरस्टैंड ऑन द वे।
Ma'am, I'm reading NCERT thoroughly and only PYQ. This is right approach in last few days. Yes, definitely, it's a very good approach. NCERTs थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, PYQs कर लो, even standard books थोड़ा थोड़ा देख लो, जैसे लक्ष्मीकांत है, GC ले होंगे, जो भी आपके sources रहे हों, उनको आप अच्छे से read करते रहो, बीच बीच में सिर्फ glance कर लो, ताकि end में आप उनमें से कुछ नहीं भूलो. Then I mentioned how to write start answer writing. Ma'am, you gave both IS Gurukul and Level Up Sociology in 2023 attempt. Yes, I did take both the tests. मैं पूरे लिख नहीं पाई थी. Level Up के मैंने सारे टेस्ट लिखे थे. IS Gurukul मैंने 2021 वाले मेंस में लिया था और इस मेंस में भी मैंने वो टेस्ट सीरीज ली थी बट मैं पूरी नहीं कर पाई थी. मैंने कुछ ही टेस्ट दिए थे IS गुरुकुल के, बट मेजरली ये अटेम्प्ट में मैंने लेवल अप के टेस्ट यूज किए थे और 2021 के अटेम्प्ट में IS गुरुकुल के टेस्ट यूज किए थे. बट बोथ द टेस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय स्कोर ऑफ 280 क्योंकि जो मैंने कंटेंट IS गुरुकुल से बिल्ड किया था वो मेरे नोट्स में अभी तक एडेड है. मेरे पास स्पेसिफिकली सर के टेस्ट्स के डिस्कशंस के नोट्स बने हुए हैं, तो उनको भी मैंने कॉन्स्टेंटली यूज किया है. लेवल अप के नोट्स को भी मैंने कॉन्स्टेंटली यूज किया है, तो बोथ हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय स्कोर. And which optional subject is better, that depends on you. Whatever you like, you can go for it. मेरे लिए sociology was the subject. And yes, I think that's it. I think we are done with all the questions. We can wrap up now. Can you share your email or contact? I can't share my email or contact, but you can contact me on Telegram. Aradhna_Chauhan is my handle. You can contact me on Instagram as well. Aradhna_Chauhan again is my handle here as well. So you can choose this. And next is, how is Nishad sir of Level Up for Socio? He is approachable. You can talk to him over call. You can reach out to him in Delhi. और उनके टेस्ट मतलब उनका क्रैश कोर्स काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, सो यू कैन गो फॉर दैट. देयर इज अ क्वेश्चन, CGL क्रैक करने के बाद UPSC तैयारी करे. यू कैन डू दैट. CGL क्रैक कर लिया है, आपके पास एक बैकअप है, आप बस सही अप्रोच यूज कीजिए. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. ओके, हाउ टू प्रिपेयर विदाउट कोचिंग. जैसे मैंने मेंशन किया, मैंने कोचिंग नहीं की थी. Go for your mains preparation first, then your prelims preparation. Go for the static information first, then the exam oriented approach. यही पूरा मोड रहेगा. तो I think we are done with everything. At this point, सबसे पहले I would like to thank UPSC Time India because they provided me a platform to discuss my strategy, and really thankful because unke through I could share all of this with you. And in future, I'm looking forward to meeting all of you in the service. All the best to all of you. अच्छे से prepare कीजिए. If there's anything, you can reach out to me personally. And thank you. All the best to everyone. I'm ending the stream now.